नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रोज सुबह 7 बजे हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो आपके सामने लेके आते हैं। उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी हमारे पास में कंफ्यूजन होते हैं उन सबको हम दूर करते हैं। साथ के साथ उस टॉपिक से रिलेटेड इन फ्यूचर में किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं उन सब के बारे में जो है वो चर्चा होती है। आज हमारे पास में 244 नंबर की क्लास आएगी, दैट इज कॉल्ड क्राउप। यानी कि अब तक हमने जो है वो 243 क्लासेज कंप्लीट कर लिए और वो भी 243 क्लासेज इंपॉर्टेंट जो है वो हमने कंप्लीट कर लिए। और साथ के साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि 243 दिन जो है वो इस साल के जा चुके हैं। जिन बच्चों ने अपने आप से प्रॉमिस किया था या जो साल के नए दिन जो है वो प्रॉमिस किया था कि इस साल हम जो है वो सिलेक्शन लेके रहेंगे, तो पूरे 365 में हमारे पास में जो है वो 243 दिन 243 डेज तो है वो दोस्तों जा चुके हैं। अब आप खुद को अपना आप में असेसमेंट कर सकते हो कि इस 243 दिनों को आपने किस तरीके से यूज में लिया। भाई, आपने टाइम का सही यूज में लिया या ज्यादा वेस्ट किया, कम पढ़ाई की, तो सारा असेसमेंट जो है वो आप कर सकते हो। इसलिए मैं क्लास में जो है वो पॉइंट बताता हूं कि आज हमारे पास में ये नंबर की क्लास रही। तो दोस्तों, अगर आपने टाइम वेस्ट किया है तो अभी भी मौका है, ठीक है। अभी भी आपके पास मौका है कि इस टाइम को जो है वो सही तरीके से सदुपयोग लेके अपना सिलेक्शन जो है वो निर्धारित कर सको। और अगर आपकी स्टडी कंटिन्यू है और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो, बिना कोई टाइम वेस्ट के पढ़ रहे हो, तो दोस्तों आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। बहुत ही जल्दी आप जो है वो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर जो है वो बनने वाले हो। तो दोस्तों, लेते हैं आज की क्लास 244 नंबर, दैट इज कॉल्ड क्राउप। ठीक है, क्राउप के बारे में पढ़ेंगे, देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये जो दोस्तों क्राउप है, ये कोई स्पेसिफिक डिजीज नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा इसका नाम चेंजेज हो गया है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है वो 3 जगह का इन्फेक्शन हम लेते हैं, फेरिंग्स, लेरिंग्स और ब्रोंकाई। इन तीनों का इन्फेक्शन कंबाइंड रूप में जो लिया जाता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं क्राउप। आपने देखा होगा बेसिकली, ठीक है, कि ट्रेकिया के अंदर जो है वो इन्फेक्शन नहीं होता है, ठीक है। कभी देखा? ट्रेकाइटिस बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक है। फेरेंजाइटिस देखने को मिलता है, लेरेंजाइटिस देखने को मिलता है, बट ट्रेकिया या ब्रोंकाई में जो है बहुत जो है वो रेड टाइप से होता है। तो ये चीजें जो है वो हमें देखने को नहीं मिलती है और ये बेसिकली जो है बच्चों में होती है। तो यहाँ पे तीनों जगह जो इन्फेक्शन होता है उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? क्राउप कहते हैं। तो दोस्तों 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे, देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे। टोटल जो है वो हमारे पास में डिजीज जो है वो लगभग जैसे फेरेंजाइटिस पढ़ते हैं, जैसे हम लेरेंजाइटिस पढ़ते हैं, वैसे ही आएगी। बट ये तीनों का कंबाइंड रूप से जो है वो लेके आता है, इसलिए हम इसको जो है वो क्राउप के रूप में देखेंगे। तो 1 बाय 1 करके चलते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आंसर करें तो हमारे पास में क्वेश्चन आंसर इसके हर एक लाइन से क्वेश्चन निकल के आते हैं। जहां जहां से जो क्वेश्चन निकल के आता है उसको मैं ऑलरेडी वहीं पे जो है वो इंपॉर्टेंट लगा दूंगा। तो थोड़ा सा नाम डिफरेंस है, वो चीज ध्यान रखना। और ये बेसिकली बच्चों में प्रेजेंट होती है और ज्यादा बड़ी डिजीज जो है वो नहीं है। मतलब आज का टॉपिक जो है वो हमारे पास में जल्दी ही जो है वो फिनिश हो जाएगा। तो चलते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं दोस्तों इसके डेफिनेशन को, ठीक है। डेफिनेशन से हम शुरुआत करेंगे, देन इसके बाद आगे एटियोलॉजी, देन उसके बाद रिस्क फैक्टर, देन उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, ट्रीटमेंट, ये सारी चीजें जो है वो हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों क्राउप क्या है? क्राउप इज एन एक्यूट वायरल इन्फेक्शन ऑफ द अपर एयरवे, दैट इज लैरिंग्स, ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई, कैरेक्टराइज्ड बाय ब्रेकिंग कफ, hoarseness, respiratory stridor and respiratory distress due to inflammation and narrowing of the subglottic region। ठीक, यानी कि वही डेफिनेशन जो मैंने आपको बताया था कि क्राउप क्या है दोस्तों? क्राउप एक एक्यूट वायरल इन्फेक्शन है। तो एक चीज तो जो है वो हमारे पास में क्लियर होगी, ठीक है, कि क्राउप क्या है दोस्तों? एक्यूट वायरल इन्फेक्शन है जो कि अपर एयरवे का जो है वो प्रेजेंट होता है या अपर एयरवे पे प्रेजेंट होता है। कहां पे? लेरिंग्स, ट्रेकिया एंड ब्रोकाई एंड करेक्टराइज बाई। कैसे इसको करेक्टराइज करेंगे हम दोस्तों? ब्रेकिंग कफ। ब्रेकिंग कफ इन द सेंस, जैसे अभी आजकल मेरी कफ जो हो ब्रेकिंग कफ ही आ रही है, बिल्कुल जैसे एक तो तक खांसी बिल्कुल फिक्स वाली, ठीक है, टाइट वाली, एक खल्ड खल्ड जैसी आवाज आती है, खर खर जैसी आवाज आती है, इसको हम कहते हैं ब्रेकिंग कफ। तो दोस्तों इसके अंदर जो हो ब्रेकिंग कफ, देन होर्सनेसनेस एंड इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर। इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर, वीजिंग साउंड, ये ऑलरेडी मैंने लंग साउंड जो है वो इसके अंदर हमारे पास में ब्लूट सीरीज के अंदर करवा रहे हैं।
करवा चुके हैं, तो आप वहां पे जो है वो देख सकते हो। तो वहां इसमें हमारे पास में क्राउड जो है, इसके अंदर हमें होर्सनेस एंड रेस्पिरेटरी स्ट्राइडर जो है वो देखने को मिलेगा। और ये क्यों होता है दोस्तों? ये होता है बेसिकली इन्फ्लामेशन एंड नैरोइंग ऑफ द सब ग्लोटिक रीजन। जो हमारे पास में सब ग्लोटिक वाला रीजन है, ठीक है, एपिग्लोटिस तो वाला हो गया, एपिग्लोटिस से ऊपर वाला, ठीक है, और जो हमारे पास में ट्रेकिया है, जो वॉइस बॉक्स है, उससे जो वाला जो नीचे है उसको हम कहते हैं सब ग्लोटिक रीजन, ठीक है। तो क्राउप जो है वो एक एक्यूट वायरल इन्फेक्शन है, किसका है? अपर एयरवे का है, जिसके अंदर लेरिंग्स, ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई जो है वो इन्वॉल्व होती है एंड कैरेक्टराइज बाय ब्रेकिंग कफ, हॉर्सनेसनेस एंड इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर जो है वो देखने को मिलता है। और ये क्यों होता है दोस्तों? ये होता है हमारे पास में इन्फ्लामेशन एंड नैरोइंग ऑफ सबग्लोटिक रीजन। और इट इज मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रंस। ये बेसिकली 6 महीने से बच्चे को लेके 3 साल के बच्चों को जो है वो होता है। और ये जो क्राउप जो है वो स्पेशली हमें नाइट टाइम पे देखने को मिलता है, यानी कि ये जो हमारे पास में हॉर्सनेस या बेकिंग कफ है वो हमें नाइट टाइम पे देखेंगे। क्लियर है? तो ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि ये जो हमारे पास में क्राउप है ये कौन से एज ग्रुप को जो है वो अफेक्टेड डालता है, कौन से एज ग्रुप को अफेक्ट डालता है? तो ध्यान रखना दोस्तों, 6 मंथ से लेके 6 मंथ का कोई बच्चा है उससे लेके जो है वो 3 साल के बच्चों में जो है वो बेसिकली डालता है। और स्पेशली जो है वो कहाँ अफेक्ट करता है दोस्तों? नाइट टाइम पे है, ठीक, ये चीज ध्यान रखना। और कौन से एरिया को अफेक्ट करता है? ये दोस्तों हमारे पास में सब ग्लोटिक रीजन को जो है वो अफेक्ट करता है। क्लियर है? तो ये चीजें होगी। तो ये मोटा मोटी चीजें हैं। डेफिनेशन से इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान रखना कि ये हमारे पास में चीजें होगी। क्राउप जो है वो एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि अपर एयरवे का है, लेरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई का है। इसके अंदर ब्रेकिंग कफ, हॉर्सनेसनेस, इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर जो है वो देखने को मिलेगा। और ये क्यों होता है? ये होता है इन्फ्लामेशन एंड नैरोइंग ऑफ सबग्लोटिक रीजन में, और ये बच्चों को जो है वो देखने को मिलता है। देन सिनोनिम्स, यानी कि इसको दूसरे किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों इसको एलटीबी के नाम से भी जानते हैं। एलटीबी क्या हो गया दोस्तों? लैरिंक्स ग्लोटिकल ब्रोंकाइटिस, ठीक है। यानी कि ये जो हमारे पास में क्या हो गया दोस्तों? लेरिंजो, एलटीबी हो गया हमारे पास में लेरिंजो ट्रोकियल ब्रोंकाइटिस। वही चीज मैंने आपको बताई थी कि ये देखो यहाँ पर हमारे पास में लेरिंग्स, ट्रेकिया और ब्रोंकाई। जब मैंने क्लास शुरू की थी तभी मैंने आपको बताया था कि इन तीनों का जो है वो इन्फ्लामेशन क्या कहलाता है दोस्तों? क्राउप कहलाता है। तो इसी का दूसरा नाम हो गया एलटीबी, लेरिंजो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस, ठीक है। यानी कि इन्फ्लामेशन इन द लेरिंग्स, ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई, वो क्या कहलाता है दोस्तों? एलटीबी, यानी कि हमारे पास में कहलाएगा दोस्तों क्राउप। एंड इट इज मोस्ट कॉमन टाइप ब्रेकिंग कफ इलनेस, ठीक है, मोस्ट कॉमन टाइप है। और इसमें जो है हमें ब्रेकिंग कफ इलनेस जो है वो देखने को मिलती है। क्लियर है? तो एलटीबी का ही दूसरा नाम हो गया दोस्तों हमारे पास में क्राउप हो गया। अब बात करते हैं हम ईटियोलॉजी। तो एक ईटियोलॉजी में एक रीजन तो हमारे पास में पहले से ही क्लियर हो गया जब हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि ये जो है वो हमारे पास में एक वायरल इन्फेक्शन है। जब शुरुआत की थी तभी हमने क्लियर करते हैं कि ये जो है वो हमारे पास में एक वायरल इन्फेक्शन है। तो ईटियोलॉजी की बात करें तो सबसे पहले ये वायरल है, सबसे मोस्ट कॉमन है। आगे आएगा वायरल है, बैक्टीरियल है, सारी चीजें आएगा, ठीक है। सबसे मोस्ट कॉमन जो है या सबसे मोस्ट कॉमन कौन सा होता है दोस्तों? वायरल होता है। अब वायरल में भी कौन सा दोस्तों? पेरा इन्फ्लुएंजा वायरस, यानी कि टाइप 1, और ये मोस्ट फ्रीक्वेंट कोज करता है क्राउप को, ठीक है। यानी कि ईटियोलॉजी की बात करें तो ईटियोलॉजी अलग अलग होगी, बैक्टीरियल भी होगी, वायरल भी होगी, ये सारी चीजें होगी। तो उसमें भी हमारे पास में बैक्टीरियल, वायरल में भी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल ही होती है, ठीक है। और वायरल में भी कौन सी दोस्तों? पेरा इन्फ्लुएंजा वायरस टाइप 1 जो है वो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। बाकी इन्फ्लुएंजा ए एंड बी, रेस्पिरेटरी सिनेटिकल वायरस, ठीक है, एडिनो वायरस, मीजल्स वायरस, ये सारे वायरस भी जो है वो हमारे पास में क्राउप या हम कहें एलटीबी, लेरिंजियो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस जो है वो कोज करवाता है, ठीक है। ये चीजें हो गई हमारे पास में, ध्यान रखना। सबसे मेन इंपॉर्टेंट, सबसे क्राउप के अंदर सबसे ज्यादा चीजें कौन सी थी? वायरल इन्फेक्शन, ठीक है। कौन सा होता है? बैक्टीरियल, इन सबसे ज्यादा वायरल इन्फेक्शन। और वायरल इन्फेक्शन में भी कौन सा दोस्तों? पेरा इन्फ्लुएंजा वायरस, पेरा इन्फ्लुएंजा वायरस, और वो भी कौन सा दोस्तों? टाइप 1 पेरा इन्फ्लुएंजा वायरस जो है वो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में बैक्टीरिया, ठीक है। नेक्स्ट आ गया बैक्टीरियल। ये बहुत रेयर होता है बट सीवियर फॉर्म होती है, जैसे कि हमारे पास में स्टेफाइलोकोकस ओरियस,
या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई, ये जो है वो हमारे पास में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि क्राउप को जो है वो बढ़ावा देते हैं या क्राउप कोज करते हैं। ठीक है, कोजेज बैक्टीरियल ट्रेकाइटिस कॉम्प्लिकेटेड जो है वो क्राउप होता है। ये बहुत रेयर देखने को मिलता है, बट होता है तब सीवियर होता है, एक चीज ध्यान रखना। ठीक है, यानी कि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल क्राउप जिसको हम कह सकते हैं, ये बहुत रेयर देखने को मिलेगा, बट होगा तब बहुत ज्यादा सीरियस होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों एपिडेमियोलॉजी या रिस्क फैक्टर। एपिडेमियोलॉजी इन द सेंस कि वर्ल्ड वाइज देखा जाए तो किस एज ग्रुप में सबसे ज्यादा जो है वो अफेक्टेड डालता है, कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जो कि क्राउप को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, तो ले लेते हैं। सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास में एज। एज की अगर हम बात करें तो दोस्तों स्टार्टिंग में बताया था कि ये बेसिकली 6 मंथ से लेके 3 ईयर के बच्चों को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं है कि 3 साल के बाद नहीं कर सकता, 3 साल के बाद 6 साल तक के बच्चों को भी जो है वो अफेक्ट करता है, बट ये बहुत कम होता है। बाकी 6 महीने से लेके 3 साल के बच्चे तो सबसे ज्यादा जो है वो अफेक्टेड होते हैं। एंड बॉयज एंड गर्ल्स के कंपेयर बात करें तो बॉयज में ज्यादा देखने को मिलता है। और वैसे भी आपको पता ही है दोस्तों, कोई भी डिजीज है, ऑलमोस्ट जितनी भी डिजीज है, हमने कुछ डिजीज ऐसी पढ़ी थी जैसे कोलीलिथाइसिस वगैरह है कि वो फीमेल में ज्यादा देखने को मिलता है, बाकी जितनी भी डिजीज है वो सारी की सारी हमारे पास में जो है बॉयज या मेल में जो है वो ज्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट आ गया सीजनल, मोर कॉमन इन ऑटम एंड विंटर सीजन। ऑटम में हमारे पास में जो सीजन आता है जब बरसात शुरू होने वाली चीजें हैं, जैसे अभी का जो सीजन आ गया वो हमारे पास में ऑटमन सीजन है। कौन सा है दोस्तों? ऑटमन सीजन है। और जैसे ही सर्दियां चालू होगी तब हमारे पास में जो है वो क्राउप ज्यादा देखने को मिलता है। और ये चीज तो आपको पता ही है दोस्तों, बच्चों में सबसे ज्यादा सर्दी जुकाम जो कब लगती है? सर्दियों के टाइम पे लगती है। तो एक तो हमारे पास में ऑटमन सीजन है जो अभी प्रेजेंट टाइम पे चल रहा है, बसंत वाला रीजन हम कह सकते हैं, और सर्दियों में ज्यादा देखने को मिलता है। रिस्क फैक्टर की बात करें कि किसमें जो है वो हमारे पास में ज्यादा जो है वो देखने को मिलेगा, तो जो बच्चे बार बार अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से सफर कर रहे हैं, रिसेंट अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, जिन बच्चों को अभी अभी कुछ दिनों पहले ही जो है वो हमारे पास में अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, या फैमिली हिस्ट्री ऑफ क्राउप, ठीक है, फैमिली में जो है वो बच्चों को क्राउप होने का है, या एक्सपोजर टू वायरल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन का एक्सपोजर है, तो उसमें जो है वो हमें ज्यादा देखने को मिलता है। ये हमारे पास में कुछ एपिडेमियोलॉजी जो है वो देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी बहुत इजी है, सिंपली है। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे हमारे पास में सबसे पहले वायरल इन्फेक्शन हुआ, वायरल इन्फेक्शन जो है वो हमारे पास में नेजोफेरिंक्स, ट्रेकिया एंड लेरिंग्स को अटैक करता है। उसकी वजह से हमारे पास में जो है वो एडिमा हो जाता है या स्वेलन हो जाता है। स्वेलन हो जाएगा तो जो हमारे पास में जो पार्ट था लेरिंग्स का, देन उसके बाद ब्रोंकाई का, वो पार्ट जो है वो नेरो हो जाएगा। उस पार्ट के नेरो होने की वजह से हमें जो है वो ब्रेकिंग कफ है या रेस्पिरेटरी स्टाइडर है, वो सारी चीजें सुनने को देखने को मिलेगी। और पाथवे नेरो होने की वजह से फिर ऑक्सीजन का जो है वो एक्सचेंज भी कम हो जाएगा, और हाइपोक्सिया या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जैसी जो है वो चीजें आ जाएगी। क्लियर हो गया? सिंपल है, आप देखो एक बार पढ़ेंगे तो सारी चीज आएगी। सबसे पहले वायरल इन्फेक्टेड नेजोफेरिंग्स, यानी कि सबसे पहले वायरल इन्फेक्शन हुआ, वायरल इन्फेक्शन जो है हमारे पास में नेजोफेरिंग्स में गया, वहां पे इन्फेक्शन खोज किया, ये नेजोफेरिंग्स से फिर लेरिंग्स पे जाएगा, और फिर जो है वो हमारे पास में ट्रेकिया पे जाएगा। ठीक है, और ये सब चीज इन्फेक्शन गया तो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स के रूप में क्या हुआ दोस्तों? म्यूकोसल एडिमा, इंक्रीज सिक्रेशंस, यानी कि एडिमा हो जाएगा और सिक्रेशंस होएगा। ये जो हमारे पास में ट्रेकिया लेरिंग्स है, यहां पे जो है वो हमारे पास में एडिमा हो जाएगा, सिक्रेशंस देखने को मिलेगा। ठीक है, देन उसके बाद नेरोइंग ऑफ सब ग्लोटिक एरिया, जो हमारे पास में सब ग्लोटिक वाला एरिया है वो नेरो हो जाएगा। नेरो क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमारे पास में वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन हो चुका है, एडिमा हो चुका है, स्वेलिंग हो चुकी है, जिसकी वजह से वो एरिया जो है वो नेरो हो जाएगा। ठीक है, यानी कि नैरोइंग पार्ट ऑफ द पीडियाट्रिक एयरवे, जो हमारे पास में ब्रोंकाई, जैसे ये हमारे पास में ब्रोंकाई थी, अब वो जो है वो हमारे पास में ब्रोंकाई जो है वो इस तरीके से हो, क्योंकि ये जो है वो हमारे पास में स्वेलन हो जाएगा। ठीक है, स्वेलन हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? पार्शियली एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। ऑफ कोर्स, एक तो हवा इतनी बड़ी पाइप से जा रही है, ठीक है, और ये पाइप इतना सा हो जाएगा तो हवा पास होने में दिक्कत आएगी। ठीक है, जिसको इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर, बेकिंग कफ या हॉर्सनेस जो है वो फील होगा। एंड सीवियर अगर नैरोइंग हो जाएगा तो हाइपोक्सिया एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जो है वो हमें देखने को मिलेगा।
क्लियर है? ये हो गया हमारे पास में पैथोफिजियोलॉजी। बहुत सिंपल है, करना कुछ नहीं है, आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जैसे कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ, वो वायरल इन्फेक्शन जो हो फेरेंजाइटिस, ट्रेकिया, इन पे अटैक करेगा, फिर वहां पे जो हो म्यूकस सिक्रेशंस बढ़ा देगा, म्यूकोसा को जो है वो स्वेलन कर देगा, पाथवे को नेरो कर देगा, जिसकी वजह से बैकिंग कफ, स्ट्राइडर वो हमें सुनने को मिलेगा। और अगर लंबे समय तक नेरो रहता है तो फिर हाइपोक्सिया और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जो है वो हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में क्लिनिकल फीचर्स। क्या क्लिनिकल फीचर्स हो सकते हैं बताओ क्राउड्स के? सिंपल है, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों प्रोड्रम यानी कि राइनोरिया, नेजल कंजेशन एंड लो ग्रेड फीवर। भाई इन्फ्लामेशन हो रहा है तो फीवर तो आएगा ही आएगा। देन वो सीधा नेरोफेरिंग्स को अटैक कर रहा है तो नेजल कंजेशन होगा, नाक जो है वो बंद हो जाएंगे, जुकाम टाइप से, इन्फ्लुएंजा जो है उस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें यानी कि हमारे पास में राइनोरिया, नेजल कंजेशन एंड लो ग्रेड फीवर जो है वो देखने को मिलेगा। अब उसकी वजह से क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं उसको, तो दोस्तों ब्रेकिंग या सील लाइक कफ। सील कैसे बोलती है, ठीक है, कक कक कक। अब ऐसा तो बोलना मेरे को नहीं आ रहा है, ठीक है, तो मतलब एक तरीके से फटी हुई आवाज में जो है वो बोलती है, तो इस तरीके से जो है वो हमारे पास में सील लाइक कफ जो है वो हो जाएगी। एंड इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर, ठीक है। इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर का मतलब होता है जैसे किसी चीज, रस्सी को, ठीक है, रस्सी को हम बांध के यूं घुमाते हैं तो वो हमारे पास में जो आवाज आती है, ठीक है, वो स्ट्राइडर टाइप की आती है। या सीधे शब्दों में कहें कि वीजिंग से थोड़ा सा अलग जो आवाज आती है वो आती है हमारे पास में स्ट्राइडर, तो वो हमें देखने को मिलेगी। और स्पेशल जैसे जैसे नाइट होगा या जैसे जैसे जो है वो टेम्परेचर डिक्रीज होगा वो आवाज और बढ़ जाने लग जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। वॉइस जो है वो चेंज हो जाएगी। एंड वेरिंग रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जैसे कि टेकिकार्डिया, नेजल फ्लेरिंग, रिट्रैक्शन हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। टेकीपीनिया, सॉरी मैंने टेकीकार्डिया बोला, टेकीपीनिया का मतलब होता है इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है। रेस्पिरेटरी रेट जो हो वो इंक्रीज हो जाती है। आपको पता है नॉर्मली जो हो वो हम काउंट करते हैं तो हमारे पास में 16 टू जो है वो 20 रहता है, या 24 से ऊपर हो जाता है हमारे पास में रेस्पिरेटरी रेट, दैट्स कॉल्ड टेकीपीनिया। नेजल फ्लेरिंग, नेजल फ्लेरिंग ऐसे, ये देखो ध्यान से देखिए, नाक को, मेरे नाक को देखिए, ऐसे नाक जो है वो ऐसे बढ़ेंगे, बच्चों में जो हो नेजल फ्लेयरिंग देखने को मिलता है। तो नेजल फ्लेयरिंग है, टेकीपीनिया है, तो ये सारी चीजें इंडिकेट करती है हमें क्राउड को। देन उसके बाद आता है दोस्तों रिट्रैक्शन, ठीक है। रिट्रैक्शन इन द सेंस कि जैसे बच्चा सांस लेता है तो पेट अंदर की तरफ धंसता है। क्या होता है, बच्चा जैसे ही सांस लेता है तो पेट जो है वो अंदर की तरफ धंसता है, इसको हम बोलते हैं दोस्तों रिट्रैक्शन। तो ये सारी चीजें जो है वो हमें देखने को मिलेगी। मतलब कुल मिला के क्लिनिकल फीचर्स बहुत ईजी हैं। जिस तरीके से जैसे निमोनिया हो जाता है या इन्फ्लुएंजा हो जाता है, वैसे ही जो है वो हमारे पास में क्राउड के भी जो है वो क्लिनिकल फीचर्स ऐसे ही देखने को मिलेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट आता है सीवियर केसेस, ठीक है। अगर हमारे पास में क्राउड जो है वो आगे ज्यादा बढ़ने लग जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो क्या देखने को मिलेगा, तो दोस्तों एजिटेशन देखने को मिलेगा, लिथार्जी हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। एजिटेशन एंड लिथार्जी। नेक्स्ट साइनोसिस। साइनोसिस क्यों दोस्तों? क्योंकि हमारी ब्लड के अंदर जो है वो CO2 लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। एंड उसके बाद स्ट्राइडर एट रेस्ट। रेस्ट के टाइम पे भी जो है वो हमें साउंड सुनाई देगी, ठीक है। नॉर्मली हम रेस्ट कर रहे हैं तभी भी हमें जो है वो साउंड सुनाई देगी। एंड डिक्रीज ब्रेथ साउंड। ब्रेथ साउंड जो है वो हमारे पास में डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में सीवियर केसेज में एजिटेशन, लिथार्जी देखने को मिलता है, साइनोसिस देखने को मिलेगा, रेस्ट के टाइम पे भी स्ट्राइडर देखने को मिलता है। नॉर्मली क्या होता है कि जैसे क्लाइंट रेस्ट में रहता है या बच्चा रेस्ट में करता है तब स्ट्राइडर नहीं होता, थोड़ी बहुत एक्टिविटी करेगा तो होगा, लेकिन रेस्ट के टाइम पे भी स्ट्राइडर देखने को मिलेगा। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास में टाइप ऑफ क्राउड्स, ठीक है। क्राउड के जो है वो कौन कौन से टाइप है उसको हम ले लेते हैं। सबसे पहले वायरल क्राउड, ठीक है। वायरल सबसे मेन होता है, ठीक है, यानी कि इसको हम बोलते हैं लेरेंजियो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस, ठीक है, LTB। ध्यान रखना सबसे मोस्ट और सबसे मोस्ट कॉमन यही होता है, जो कि हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो भी हमारे पास में क्राउड है उसमें सबसे मोस्ट कौन सा होता है, तो वायरल क्राउड तो होता है। नेक्स्ट होता है हमारे पास में स्पाज्मोडिक क्राउड। नाम से पता चला, स्पाज्म, ब्रोंक्यू स्पाज्म बनते हैं, जैसे अस्थमा में स्पाज्म नहीं बनते वैसे स्पाज्म बन जाएंगे, ठीक है। यानी कि इसको हम बोलेंगे स्पाज्मोडिक क्राउड, यानी कि सडन ऑनसेट एट नाइट। ये बेसिकली जो है वो रात को देखने को मिलता है। एंड रिजोल्व क्विकली, होता रात को है लेकिन रिजोल्व भी जल्दी हो जाता है।
इसके अंदर कोई जो है वो फीवर देखने को नहीं मिलता, और ये बेसिकली जो है वो एलर्जी की वजह से होता है, एलर्जिक टेंडेंसी की वजह से जो है वो हमें देखने को मिलता है। इसको हम बोलते हैं स्पाज्मोडिक क्राउप, यानी कि ये बेसिकली स्पाज्मोडिक, नाम से पता है इसमें स्पाज बनते हैं। ये जैसे हमारे पास में ब्रोंकाई है, ये ब्रोंकाई का स्पाज बन जाएगा, नेरो हो जाएगा, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं स्पाज्मोडिक क्राउप। ये सडनली हमें जो है वो नाइट में देखने को मिलता है, और ये रिजोल्व हो जाता है क्विकली, ठीक है, थोड़ी देर के लिए होता है, देन उसके बाद वापस से रिजोल्व होता है। इसके अंदर फीवर नहीं आता है। ध्यान रखना कौन से स्पाज में फीवर नहीं आता है, तो दोस्तों स्पाज कौन से क्राउप में फीवर नहीं आता, स्पाज्मोडिक क्राउप में नहीं आता, और ये बेसिकली एलर्जिक की टेंडेंसी की वजह से होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में बैक्टीरियल क्राउप। इसको हम लेरिंजोट्रेकाइटिस या ट्रेकाइटिस के नाम से जानते हैं। ये बहुत रेयर होता है बट सीवियर होता है, और हाई ग्रेड फीवर एंड टॉक्सिक अपीयरेंस में देखने को मिलता है। 3 प्रकार के जो है वो हमारे पास में क्राउप है, वायरल, स्पाज्मोडिक और बैक्टीरियल। तीनों के कैरेक्टरिस्टिक्स में अलग अलग बता देता हूं ताकि इसको फिनिश करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो हमारे पास में टाइप पे ही आते हैं। फिर से बता रहा हूं, सबसे पहली चीज वायरल क्राउप। वायरल क्राउप सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, सबसे मोस्ट कॉमन होता है। इसको LTB, ठीक है, लेरिंजियो ट्रेंकियो ब्रोंकाइटिस के नाम से भी जो है वो जानते हैं। क्लियर है। दूसरा आ गया हमारे पास में स्पाज्मोडिक क्राउप। स्पाज्मोडिक क्राउप में जो है वो फीवर देखने को नहीं मिलता है, ये सडनली होता है बट तुरंत ठीक भी हो जाता है। ये बेसिकली नाइट टाइम में देखने को मिलता है, एलर्जीज की वजह से होता है। तीसरा आ गया बैक्टीरियल क्राउप। बैक्टीरियल क्राउप को लेरिंजियोट्रेकाइटिस या ट्रेकाइटिस के नाम से जानते हैं। ये बहुत रेयर प्रेजेंट होता है, बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन जब भी होगा तभी जो है वो सीवियर होगा, टॉक्सिक अपीयरेंस में होगा। ये हो गया हमारे पास में कुछ टाइप। अब आ जाता है हमारे पास में डिफरेंशियल डायग्नोसिस, ठीक है, यानी कि इसको किस तरीके से हम जो है वो क्लेरिफाई करेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है दोस्तों एपिग्लोटाइटिस, ठीक है। एपिग्लोटाइटिस जो है वो एक्यूट होता है, टॉक्सिक, चाइल्ड एंड ड्रोलिंग, मफ्टेड वॉइस एंड ट्रिप्ड पोजीशन में जो है वो देखने को मिलता है। बैक्टीरियल ट्रेकाइटिस है, उसमें हमें हाई फीवर देखने को मिलेगा एंड प्लूरल सिक्रेशंस जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। और फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन, ठीक है, यानी कि मतलब जब हम क्राउप को किस तरीके से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, समझ में आ रहा। ये जो हमारे पास में डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, यानी कि क्राउप को हम अलग चीजों से कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। यानी कि क्राउप बेसिकली जो है वो क्या हो गया, वायरल इन्फेक्शन है। एक चीज और मैं रिपीट कर रहा हूं, क्राउप जो हो बेसिकली वायरल इन्फेक्शन वाला ही होता है, ठीक है। ये जो है वायरल इन्फेक्शन यही होता है, लेरिंजियो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस, इसी को हम जो है वो क्राउप कहते हैं। अब इस क्राउप को हम एपिग्लोटाइटिस से कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बैक्टीरियल ट्रेकाइटिस से कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन से हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, या एलर्जिक रिएक्शन से हमारे पास में जो है वो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ये बड़ी टास्क होती है, ठीक है। तो एपिग्लोटाइटिस में तो क्या होता है दोस्तों, एक्यूट होता है, मफ्टेड वॉइस जो है वो हमें देखने को मिलेगी। बैक्टीरियल ट्रेकाइटिस में हमें हाई फीवर देखने को मिलता है, जबकि क्राउप के अंदर हमें फीवर देखने को मिलता है, ठीक है, बट बहुत कम या देखने को मिलता ही नहीं है, ठीक है। जबकि बैक्टीरियल ट्रेकाइटिस में हमें हाई फीवर और प्लूरेंट सिक्रेशंस देखने को मिलेगा। फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन हो जाएगा, गले के अंदर फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन हो जाएगा, तो हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एक्सरे वगैरह से जो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एलर्जिक रिएक्शन होगी, एलर्जिक रिएक्शन और वायरल इन्फेक्शन दोनों जो है वो अलग अलग होते हैं। तो इस तरीके से जो है वो आपको इससे अलग करना है, क्राउप को ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में डायग्नोसिस, और डायग्नोसिस में हमारे पास में पहली चीज आ गई दोस्तों क्लिनिकल डायग्नोसिस में हम क्या देखेंगे दोस्तों, क्लिनिकल डायग्नोसिस में हमें जो है वो ब्रेकिंग कफ एंड स्ट्राइडर, ये दोनों देखने को मिलेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। स्ट्राइडर हमारे पास में बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन ब्रेकिंग कफ प्लस स्ट्राइडर ये दोनों चीजें जो है वो हमें देखने को मिलेगी। ये हाईली सजेस्टिव होता है क्राउप के अंदर। याद रह जाएगा कौन कौन सी चीजें, हमारे पास में ब्रेकिंग कफ एंड स्ट्राइडर, ये दोनों चीजें मुख्य रूप से जो है वो हमें देखने को मिलेगा। एंड एक्सरे करेंगे नेक का एपी व्यू, एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू करेंगे तो स्टेपल साइन हमें दिखाई देगा। स्टेपल साइन कैसे दोस्तों, आपने देखा होगा स्टेपलर पिन आती है, ठीक है, तो स्टेपलर की जो स्टेपल पिन नहीं होती, ठीक है, स्टेपल की जो पिन नहीं होती, वैसे हमें यहाँ पे जो है वो दोस्तों ये हमारे पास में ट्रेकल रिंग जो है वो दिखाई देगी, यानी कि नैरोइंग ऑफ सबग्लोटिकल ट्रेकिया। यहाँ पे देख रहे हो बिल्कुल स्टेपल टाइप से, ध्यान से देखिए, जैसे स्टेपल होती है
वैसे जो है वो हमें यहाँ पे रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलेगी। तो ये स्टेपल साइन जो है वो हमें देखने को मिलेगा। स्टेपल साइन किस में देखने को मिलता है, ध्यान रखना, क्राउप में देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर करेंगे तो हमारे पास में हम ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो देखेंगे। और लैब टेस्ट जो है वो बेसिकली स्किन रिक्वायर्ड नहीं होती, कोई स्पेसिफिक लैब टेस्ट नहीं होता जिससे हम क्राउप को जो है वो आइडेंटिफाई कर सके या कंफर्मेटिव कर सके कि इस पर्सन को जो है वो क्राउप है। हाँ, सांस लेने में दिक्कत है, ब्रेकिंग कफ है, स्ट्राइडर है, ये सारी चीजें जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो ये हो गया हमारे पास में दोस्तों डायग्नोसिस। नेक्स्ट आ जाता है सीवियरिटी ग्रेडिंग। सीवियरिटी ग्रेडिंग में जो है वो इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। क्राउप को जो है वो 3 कैटेगरी में कौन कौन सा, पहले माइल्ड, दूसरा मॉडरेट और तीसरा सीवियर। इसमें हमारे पास में अलग अलग है, लेकिन जो सबसे अहम चीज होती है वो होती है स्ट्राइडर। स्ट्राइडर पे आप कंसंट्रेट करना, बाकी सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएगी। जैसे माइल्ड में क्या है दोस्तों, वहां पे स्ट्राइडर हमें सुनाई देगा ही नहीं। ठीक है, स्ट्राइडर कब देगा, या तो कोई पर्सन वर्क करता है तब हमें स्ट्राइडर सुनाई देगा, रेस्ट के टाइम पे कोई स्ट्राइडर जो है वो सुनाई नहीं देगा, यानी कि कोई आवाज के अंदर जो है वो स्ट्राइडर नहीं आएगा। सेकंड आता है मॉडरेट। मॉडरेट में क्या होता है दोस्तों कि रेस्ट के टाइम पे भी थोड़ी थोड़ी स्ट्राइडर की आवाज जो है वो हमें सुनाई देगी। देन उसके बाद सीवियर। सीवियर में तो क्या होता है दोस्तों, हमारे पास में सारी चीजें, मतलब कि जो है वो हमारे पास में लिथार्जी, साइनोसिस, हाइपोक्सिया, वो सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो 1 बाय 1 करके लेते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं दोस्तों माइल्ड। माइल्ड में क्या होता है, ओकेजनली ब्रेकिंग कफ, यानी कि हमेशा ब्रेकिंग कफ नहीं रहता, कभी कभी जो है वो ब्रेकिंग कफ जो है वो हमें देखने को मिलेगा। एंड नो स्ट्राइडर एट रेस्ट। एट रेस्ट के टाइम पे कोई भी स्ट्राइडर हमें देखने को नहीं मिलेगा। नो रिट्रैक्शन, और रिट्रैक्शन भी जो है वो देखने को नहीं मिलता। रिट्रैक्शन तो समझ रहे हो, ऑलरेडी मैंने बताया था कि बच्चा जब सांस लेता है नॉर्मली तो कोई दिक्कत नहीं है, एब्डोमिनल इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन बच्चे में जब सांस लेते टाइम पे पेट अंदर की तरफ धंस रहा है उसको बोलते हैं रिट्रैक्शन। ठीक है, सेकंड आ गया मॉडरेट। मॉडरेट में क्या होगा, फ्रीक्वेंट ब्रेकिंग कफ। ठीक है, यानी कि थोड़ी थोड़ी टाइम पे जो है वो ब्रेकिंग कफ हमें देखने को मिलेगा। एंड स्ट्राइडर एट रेस्ट। एट रेस्ट पे भी जो है वो स्ट्राइडर देखने को मिलेगा। माइल्ड रिट्रैक्शन देखने को मिलेगा, बट कोई डिस्ट्रेस हमें देखने को नहीं मिलेगा। समझ में आ गया, यानी कि माइल्ड में तो क्या था हमारे पास में कि ओकेजनली कभी कभी ब्रेकिंग कफ हमें देखने को मिलेगा, कोई स्ट्राइडर नहीं, कोई रिट्रैक्शन नहीं। मॉडरेट में हमारे पास में क्या है दोस्तों कि बार बार थोड़े थोड़े समय के बाद जो है वो हमें ब्रेकिंग कफ देखने को मिलेगा, और स्ट्राइडर रेस्ट के टाइम पे भी जो है वो स्ट्राइडर देखने को मिलेगा, एंड माइल्ड रिट्रैक्शन देखने को मिलेगा, बट डिस्ट्रेस देखने को नहीं मिलेगा। सीवियर में क्या होगा दोस्तों, स्ट्राइडर एट रेस्ट। ठीक है, रेस्ट के टाइम पे भी स्ट्राइडर है, मार्क रिट्रैक्शन भी देखने को मिलेगा, एजिटेशन भी देखने को मिलेगा, डिस्ट्रेस भी देखने को मिलेगा, रेस्पिरेटरी जो है वो हमारे पास में जो है वो फेलियर भी देखने को मिलेगा, फटिक, डिक्रीज स्ट्राइडर एंड लिथार्जी, साइनोसिस, हाइपोक्सिया, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, सीवियर के बाद भी एक कंडीशन आती है जिसको हम बोलते हैं इंपेंडिंग रेस्पिरेटरी फेलियर। ठीक है, यानी कि ये 3 न होके ये हमारे पास में जो है वो 4 हो गए। इंपेंडिंग रेस्पिरेटरी फेलियर, इसमें हमें फटिक देखने को मिलेगा, यहाँ पे स्ट्राइडर कम हो जाएगा, जिसको हम साइलेंट चेस्ट के नाम से भी जो है वो जानते हैं, बट लिथार्जी, साइनोसिस और हाइपोक्सिया जो है वो हमें देखने को मिलेगा। ये होगी इसकी ग्रेडिंग। अब बात है हमारे पास में मैनेजमेंट, यानी कि क्राउप का जो है वो हम मैनेजमेंट किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जनरल सपोर्टिव मैनेजमेंट करेंगे, देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले जनरल सपोर्टिव केयर। जनरल सपोर्टिव में हम जो है वो काम एनवायरनमेंट रखेंगे, यानी कि एनवायरनमेंट जो हो बिल्कुल ठीक रखेंगे। क्राइस वॉर्सेनेस सिम्टम्स, बच्चे को जो है वो ज्यादा रोना नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अगर रोएगा तो सिम्टम्स और ज्यादा जो है वो सीवियर रूप में निकल के आएंगे। एंड कीप चाइल्ड इन अपराइट पोजिशन। ठीक है, बच्चे को जो है वो हमेशा थोड़ा सा ऊपर की साइड में रखेंगे, अपराइट पोजीशन में रखेंगे। जैसे ये हमारे पास में बेड है, ठीक है, तो इस तरीके से जो हो बच्चे को रखेंगे ऊपर, थोड़ा सा सेमी फाउलर पोजीशन की तरफ से जो है वो हम रखेंगे। देन उसके बाद ह्यूमिडिफाइड एयर जो है वो प्रोवाइड करेंगे, यानी कि कूल मिस्ट, स्टीम इनहेलेशन समटाइम्स हेल्पफुल होती है। एंड हाइड्रेशन रखेंगे, प्रॉपर हाइड्रेशन रखेंगे। ठीक है, डिहाइड्रेशन कंडीशन में नहीं रखेंगे, चाहे इसको हमें ओरली फ्लूइड देना पड़े या फिर जो है वो हमें इसको आईवी फ्लूइड देना पड़े, किसी भी तरीके का कैसा भी जो है वो फ्लूइड देना पड़े, हम इसको जो है वो देंगे।
क्लियर है। तो ये हमारे पास में कुछ जनरल सपोर्टिव मैनेजमेंट थे, जिसमें हम एनवायरनमेंट को बिल्कुल कूल रखेंगे, देन पेशेंट को या बच्चे को जो है वो अपराइट पोजीशन में रखेंगे, इन स्टीम इनहेलेशन चालू करेंगे और प्रॉपर जो है वो हाइड्रेशन रखेंगे। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे दोस्तों, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हमारे पास में सबसे पहले माइल्ड केसेज में क्या करेंगे, सपोर्टिव केयर देंगे, ठीक है, यानी कि नॉर्मली केयर देंगे, जैसे नेबुलाइजेशन कर दिया, इनहेलेशन कर दिया, ये सारी चीजें ही करेंगे। बट अगर माइल्ड टू सीवियर केसेज में जा रहा है, ठीक है, मॉडरेट टू जो है वो सीवियर केसेज में जा रहा है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, उसको कोर्टिकोस्टेरॉइड स्टार्ट कर देंगे। फर्स्ट लाइन जो है वो हम कोर्टिकोस्टेरॉइड शुरू कर देंगे, उसमें भी कौन सी दोस्तों, डेक्सामेथाजोन, ठीक है, ओरली भी दे सकते हैं, आईएम भी दे सकते हैं, आईवी भी दे सकते हैं, और आपको पता है डेक्सामेथाजोन जो है वो तीनों कंडीशन में दी जाती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में बुडेनोमाइड, ठीक है, नेबुलाइजेशन के रूप में देंगे। माइल्ड केसेज में हम जो है वो सिर्फ सपोर्टिव थेरेपी जैसे ऑक्सीजन दे दिया, या समटाइम जो है वो जो कोल्ड थेरेपी से अवॉइड कर दिया, ये सारी चीजें करेंगे। मॉडरेट टू सीवियर में हम कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, डेक्सामेथाजोन, बुडेनोमाइड, ये सारी चीजें जो है वो स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास में नेबुलाइजेशन एपिनेफ्रिन रिएक्शन, ठीक है, नेबुलाइजेशन करते हैं हम दोस्तों एपिनेफ्रिन से, ठीक है, इसको हम बोलते हैं रिसेमिक और एल एपिनेफ्रिन। इसमें हम क्या करते हैं, 4 स्ट्राइडर एटलीस्ट टू सीवियर डिस्ट्रेस, ठीक है, स्ट्राइडर अगर रेस्ट में आ रहे हैं और सीवियर डिस्ट्रेस की कंडीशन में, तो फिर हम एपिनेफ्रिन से जो है वो नेबुलाइजेशन करेंगे, ठीक है, यानी कि स्ट्राइडर एट रेस्ट पे भी स्ट्राइडर है और सीवियर डिस्ट्रेस है, तो हम फिर ये चालू कर सकते हैं। ये हमारे पास में क्या कराता है दोस्तों, रैपिड रिलीफ करता है एंड इफेक्ट फॉर 2 आवर्स, लगभग इसका असर जो है वो 2 घंटे तक रहता है, ठीक है। ऑक्सीजन थेरेपी चालू करेंगे अगर क्लाइंट हाइपोक्सिया की कंडीशन में है, और आईवी फ्लूइड देंगे अगर क्लाइंट जो है वो हाइड्रेशन की कंडीशन में है। और हाइड्रेशन तो हमें मेंटेन करना ही करना है, क्लाइंट को किसी भी तरीके से डिहाइड्रेट कंडीशन में जाने नहीं देना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में कि अगर क्लाइंट या बच्चा जो है वो हमारे पास में रेस्ट के टाइम पे भी स्ट्राइडर प्रेजेंट है, सीवियर डिस्ट्रेस की कंडीशन में है, तो हम एपिनेफ्रिन से जो है वो नेबुलाइजेशन करेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा हॉस्पिटलाइजेशन इंडिकेशन, कब हम क्लाइंट को जो है वो हॉस्पिटलाइज में जो है वो मैंडेटरी हो जाएगा, ठीक है, कि अब तो इसका ट्रीटमेंट सिर्फ हॉस्पिटल में ही है, घर पे हम इसको नहीं कर सकते। तो सीवियर क्राउड की अगर सीवियर कंडीशन आ जाएगी, मतलब स्ट्राइडर एट रेस्ट के टाइम पे भी जो है वो स्ट्राइडर प्रेजेंट है, हाइपोक्सिया प्रेजेंट है एंड रिट्रैक्शन प्रेजेंट है, तो फिर हम जो है वो उसका हॉस्पिटल में ही ट्रीटमेंट करेंगे, उसको डिस्चार्ज नहीं करेंगे। फिर से रिपीट है कर रहा हूं, हॉस्पिटलाइजेशन इंडिकेशन की अगर हम बात करें तो सीवियर क्राउड जैसे कि स्ट्राइडर रेस्ट के टाइम पे हाइपोक्सिया है, रिट्रैक्शन है, तो हम जो है वो हॉस्पिटलाइजेशन करेंगे। नेक्स्ट रिकरेंट नेबुलाइजेशन एपिनेफ्रिन नीडेड, हमें बार बार जो है वो एपिनेफ्रिन के द्वारा जो है उसको नेबुलाइजेशन की जरूरत है, तो हम करेंगे। समझ में आ गया, अगर हमें बार बार उसको नेबुलाइजेशन करना है और वो भी किससे दोस्तों, एपिनेफ्रिन से अगर नेबुलाइजेशन करना है तो फिर हम हॉस्पिटल में रखेंगे। एपिनेफ्रिन से करना मतलब सीवियर केसेज है। एंड पुअर ओरल इनटेक एंड डिहाइड्रेशन, क्लाइंट अगर जैसे मान लो ओरली नहीं ले रहा है, अब उसका हमें जो है वो हाइड्रेशन मेंटेन करना है, और हाइड्रेशन हमें सिर्फ आईवी थेरेपी के द्वारा ही मेंटेन करना है, तो आईवी थेरेपी के द्वारा मेंटेन करेंगे तो हमें जो है वो हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाएगा अंडरलाइन, ठीक है, कॉम्ब्रोमिडीज, ठीक है, और भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो हम सारी चीजों के लिए जो है वो हॉस्पिटल में जो है वो रखेंगे। हॉस्पिटल में हम क्या क्या करेंगे दोस्तों, एयरवे मैनेजमेंट जो है वो कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपको पता ही है कि क्राउप अगर सीवियर कंडीशन में पहुंच गया है, ठीक है, तो रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। इसके लिए हम जो है वो इसके लिए तैयार रहते हैं, एयरवे मैनेजमेंट के लिए तैयार रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एयरवे मैनेजमेंट करेंगे ही करेंगे, एयरवे मैनेजमेंट के लिए हम जो है वो तैयार रखते हैं, क्योंकि क्लाइंट कभी भी जो है वो रेस्पिरेटरी फेलियर में जा सकता है। अगर क्राउप को ठीक नहीं किया गया है तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। ऑफ कोर्स क्राउप हो गया, लैरिंग्स, देन ट्रेकिया, देन ब्रोंकाई, इनमें इन्फ्लामेशन हो गया, तो क्राउप हो गया तो फिर हमारे पास में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो सबसे पहली चीज आती है रेस्पिरेटरी फेलियर, ठीक है, अगर क्राउप को ठीक नहीं किया गया है तो रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। सेकेंडरी बैक्टीरियल ट्रेकाइटिस, ठीक है, यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है सेकेंडरी। एंड हाइपोक्सीमिया मतलब इन द सेंस जिसके पीछे भी मिया आ जाए, रिलेटेड टू ब्लड, ठीक है, मिया रिलेटेड टू
ब्लड, ये हो गया रिलेटेड टू ब्लड। हाइपोक्स का मतलब हो गया डिक्रीज ऑक्सीजन, डिक्रीज O2, यानी कि O2, डिक्रीज O2 इन ब्लड, ठीक है, इसको हम कहते हैं दोस्तों हाइपोक्सीमिया, ठीक है। या फिर क्लाइंट जो है वो सीजर्स की कंडीशन में जा सकता है, ब्रेन इंजरी हो सकती है, ठीक है, अगर आपने उसको ट्रीट नहीं किया गया तो ये सारी चीजें जो है वो हमें देखने को मिल सकती है। क्या क्या चीजें, रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, ठीक है, सेकेंडरी ब्रेंकाइटिस हो सकता है, हाइपोक्सिया देखने को मिल सकता है जिसकी वजह से सीजर, ब्रेन इंजरी हो सकती है अगर आपने ठीक नहीं किया गया तो। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस इन द सेंस कि अगर किसी बच्चे को क्राउप हो गया है, ठीक है, तो कितने समय बाद जो है वो ठीक हो सकता है, या कितना टाइम जो है वो क्राउप में ठीक होने में लगता है। तो सबसे पहली चीज, यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग, यानी कि बेसिकली जो है वो 3 से 7 दिन में जो है वो हो जाता है। गुड प्रोग्नोसिस विथ सपोर्टिव केयर, अगर आपने प्रॉपर केयर दिया है, प्रॉपर सपोर्टिव केयर, सपोर्टिव केयर इन द सेंस कि प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन रखा, प्रॉपर आपने नेबुलाइजेशन दिया, ऑक्सीजन थेरेपी पे रखा, तो बहुत ही अच्छा प्रोग्नोसिस है, तो ये अच्छी बात है। एंड मोर्टिलिटी रेयर इन वायरल क्राउप, ठीक है, वायरल क्राउप मेजोरिटी रूप से जो है वो कौन सा होता है, वायरल क्राउप ही होता है, ठीक है। तो वायरल क्राउप में जो है वो मोर्टिलिटी नहीं होती है, बच्चा जो है वो नहीं मरता है। हाँ, बैक्टीरियल जो है वो क्राउप होता है उसमें बच्चा जो है वो जरूर एक्सपायर कर सकता है, बट बैक्टीरियल क्राउप जो है बहुत कम प्रेजेंट होता है। मेजोरिटी रूप से जो है वो हमारे पास में वायरल क्राउप ही जो है वो देखने को मिलता है। तो ये हो गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड प्रोग्नोसिस। अब आ जाता है हमारे पास में नर्सिंग मैनेजमेंट, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले दोस्तों असेसमेंट करेंगे। असेसमेंट में हम क्या करेंगे, मॉनिटर एयरवे पेटेंसी चेक करेंगे, ब्रीदिंग लेवल चेक करेंगे, O2 सेचुरेशन चेक करेंगे, ये हम असेसमेंट करेंगे। एंड प्रोवाइड ह्यूमिडिफाई एयर एंड ऑक्सीजन इफ प्रिस्क्राइब्ड, अगर हमें जो है वो फिजिशियन ने लिख रखा है तो ह्यूमिडिफायर एयर या ऑक्सीजन जो है वो हम प्रिस्क्राइब करेंगे। एंड कीप चाइल्ड काम, बच्चे को जो हो बिल्कुल शांत रखेंगे। अवॉइड अननेसेसरी हैंडलिंग, बार बार जो है वो उसको नहीं लेंगे, ठीक है, बार बार उसको जो है वो परेशान नहीं करेंगे। जितना शांत बच्चा रहेगा उतना ही जो है वो हमारे पास में क्राउड की जो है वो रिजल्ट ज्यादा अच्छे तरीके से निकल के आएंगे। नेक्स्ट एडमिनिस्टर मेडिकेशन, ठीक है, मेडिकेशन को जो है वो एडमिनिस्टर करेंगे, जो भी हमारे पास में हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने हमें बता रखा है, चाहे वो स्टेरॉइड्स हो, चाहे वो नेबुलाइजेशन एपिनेफ्रिन हो, जिस तरीके से जो फिजिशियन डॉक्टर ने हमें बोल रखा है उस तरीके से हम जो है वो उसको मेडिसिन देंगे। एंड हाइड्रेशन सपोर्ट, ठीक है, एनकरेजिंग फ्लूइड, तो हाइड्रेशन सपोर्ट तो हमें करना ही करना है, बार बार हम जिक्र कर रहे हैं, या तो हम ओरली दे सकते हैं या फिर हम आईवी के द्वारा हाइड्रेशन को मेंटेन करेंगे। देन उसके बाद आप पेरेंट एजुकेशन, पेरेंट को किस तरीके से जो है वो हम एजुकेट करेंगे, तो दोस्तों रिकॉग्नाइज डेंजर साइन, उनको जो है वो डेंजर साइन के बारे में बताएंगे कि जैसे ही कोई भी डेंजर साइन आए आप इमीडिएटली जो है वो हॉस्पिटल में लेके आओगे। अब कौन से डेंजर साइन हो सकते हैं, स्ट्राइडर एट रेस्ट, रेस्ट के टाइम पे भी जो है वो स्ट्राइडर देखने को मिले। साइनोसिस, बच्चा जो है वो अगर नीला पड़ता हुआ दिखाई दे, या लिथार्जी, बच्चा बहुत ज्यादा जो है वो लिथार्जी हो जाए, ठीक है, कोई एनर्जी ना रहे, तो ये कंडीशन जो है वो हमारे पास में डेंजर साइन को इंडिकेट करती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है व्हेन टू सीक इमरजेंसी केयर, अगर हमें लगता है कि बच्चा जो है वो अब सिक हो रहा है तो हमें जो है वो बताना। देन प्रिपेयर फॉर इमरजेंसी एयरवे मैनेजमेंट इफ कंडीशन वर्स, ठीक है। देन उसके बाद में पेरेंट को ये भी बताएंगे कि अगर मान के चलिए आपको लगता है, इमरजेंसी एयरवे मैनेजमेंट के बारे में बता के रखेंगे किस तरीके से आप एपिनेफ्रिन से जो है वो उसको नेबुलाइजेशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी की सारी एजुकेशन जो है वो हम पेरेंट को देंगे। क्या क्या चीजें, कि सबसे पहले तो जो भी डेंजर साइन है उसका ध्यान रखिए, जो भी डेंजर साइन है तुरंत आप हॉस्पिटल में लेके आए। डेंजर साइन है स्ट्राइडर एट रेस्ट के टाइम पे भी स्ट्राइडर देखने को मिलेगा, साइनोसिस देखने को मिलेगा, लिथार्जी देखने को मिलेगा। एंड अगर हमें लगता है कि किस तरीके से हम जो है वो इमरजेंसी केयर दे सकते हैं वो सारी चीजें, और इमरजेंसी मैनेजमेंट के लिए भी जो है वो प्रिपेयर रखना है। तो ये हमारे पास में कुछ पेरेंट के लिए जो है वो एजुकेशन है। फटाफट जो है वो इस क्लास की समरी ले लेते हैं, देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ते हैं। तो समरी में हमारे पास में आएगा दोस्तों, क्राउप इज ए वायरल इन्फेक्शन कोजिंग इन्फ्लामेशन ऑफ द लैरिंक्स, ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई लीडिंग टू ब्रेकिंग कफ, स्ट्राइडर एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन 6 मंथ टू 3 ईयर्स। ठीक, वही चीज है कि क्राउप क्या है दोस्तों, क्राउप एक वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है, जो कि किसका इन्फ्लामेशन कोज करवाता है दोस्तों, लैरिंग्स का,
ट्रेकिया का एंड ब्रोंकाई का जो है वो इन्फेक्शन कोज करता है, जिसके अंदर हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी दोस्तों, ब्रेकिंग कफ देखने को मिलेगा, स्ट्राइडर देखने को मिलेगा एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जो है वो देखने को मिलेगा। और ये बेसिकली किसको अफेक्ट करता है दोस्तों, 6 महीने से बच्चे को लेके 3 साल के बच्चे को जो है वो अफेक्ट करता है, 3 ईयर के बच्चे को अफेक्ट करता है। बट ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि 3 ईयर के बच्चे तक ही करेगा, बाद में नहीं करेगा, 6 साल तक के बच्चे तक कर सकता है। लेकिन मेजोरिटी रूप से जो है वो हमारे पास में 6 मंथ से लेके 3 ईयर तक के बच्चे को अफेक्ट करता है। देन उसके बाद डायग्नोसिस इज क्लिनिकल, यानी कि स्टेपल साइन एक्सरे में हमें दिखाई देंगे एंड ट्रीटमेंट के हम रूप में हम कोर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं, नेबुलाइजेशन एपिनेफ्रिन से करते हैं सीवियर केसेस के अंदर एंड सपोर्टिव केयर करेंगे। सपोर्टिव केयर में हमारे पास में हाइड्रेशन है एंड प्रोग्नोसिस इज गुड विद प्रॉपर मैनेजमेंट। अगर आपने मैनेजमेंट प्रॉपर रखा है, सही तरीके से आपने प्रॉपर रखा है, तो बहुत अच्छे तरीके से इसका प्रोग्नोसिस है, मतलब क्राउड पूरी तरीके से जो है वो ठीक हो सकता है। क्लियर है? तो दोस्तों इसी के साथ आज की हमारे पास में क्लास जो है वो फिनिश होती है। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। और भी कोई क्लास से रिलेटेड कोई आपको डाउट हो या और भी कोई टॉपिक हो जो समझ में नहीं आ रहा है, उसके बारे में भी आप बता सकते हो, उसको भी हम लेके आएंगे बहुत जल्दी। जो है वो हम 365 का टारगेट जो है वो फिनिश करने वाले हैं। इसी के साथ अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।